अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मनी मार्केट हेज डन। फॉरवर्ड। हेजिंग पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक था मनी मार्केट हेज और अब दूसरा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये है कि हमने 1 अप्रैल 22 को बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये यूएस कंपनी है कि जब 30 जून का दिन आएगा, ये आज ये एग्रीमेंट कर लिया, तो ये कंपनी बैंक को $2 मिलियन स्टर्लिंग देगी और बैंक इसको जो डॉलर देगा वो इस रेट पे देगा। ये रेट आज एग्री हो गया, यानी कल को होने वाली एक ट्रांजैक्शन के लिए रेट आज से ही बुकिंग कर ली, तो इन दोनों के दरमियान एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इससे रिस्क कैसे खत्म हो गया कि कंपनी को कल को कस्टमर से मिलने थे 2 मिलियन स्टर्लिंग 3 महीने बाद, लेकिन इस कंपनी को रिस्क ये था कि जब 3 महीने बाद मिलेंगे 2 मिलियन स्टर्लिंग, तो पता नहीं उस वक्त मार्केट में रेट क्या चल रहा होगा, तो उन्होंने उस पता नहीं को आज ही बैंक से पता कर लिया। तो बैंक ने उनके साथ वादा कर लिया कि 3 महीने के बाद जब आप हमारे पास आएंगे, हमसे $2 मिलियन के 2 मिलियन स्टर्लिंग के बदले डॉलर लेंगे, तो हम इस रेट पे आपको डॉलर देंगे। उस दिन रेट कितना होगा कोई पता नहीं, तो बैंक फिर ये काम क्यों कर रहा है? तो पता तो बैंक को भी नहीं है, फिर ये रेट क्यों तय कर रहा है? बैंक एक तरह से कह रहे हैं इंश्योरेंस करके दे रहा है, तो बैंक चांस ले रहा है। ये जो बैंक ने रेट बताया ना, ये बैंक ने बताया है, यानी ऐसा नहीं है कि यूएस कंपनी वाले बैंक से कहें आपने में ₹5 का डॉलर दे दें, वो नहीं देंगे। तो बैंक ने ये रेट कैलकुलेट किया है। बैंक ने कैसे कैलकुलेट किया ये भी सिखाऊंगा। बैंक ने अपनी साइंस लगा के रेट कैलकुलेट कर लिया और बैंक का बेस्ट एस्टिमेट है कि रेट इससे खराब नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। तो बैंक उम्मीद कर रहा है कि वो इस रेट पे डॉलर देके स्टर्लिंग लेके फायदे में ही रहेगा, तो बैंक चांस ले रहा है। और ना सिर्फ ये कि चांस ले रहा है, बस के इस सर्विस की फीस भी ले रहा है, तो बैंक इस काम के पैसे चार्ज करेगा। इस काम के बैंक कमीशन चार्ज करेगा। तो सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जैसे कल सवाल कर रहे थे कि मनी मार्केट हैज हुई तो कंपनी को नेट कितने पैसे मिलेंगे, तो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यानी रेट तय कर लिया, तो क्या अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस यूएस कंपनी को कल को कितने डॉलर मिलेंगे? कैसे? इसी रेट पे ट्रांसलेट कर लें, बस ये फॉरवर्ड है। वो करेंगे बाद में, हो सकता है कैंसिल नहीं हो सकता ही नहीं, उसका भी एक हल होता है। तो यूएस कंपनी को कल कितने डॉलर मिलेंगे इस रेट पे ट्रांसलेट कर लेंगे सिंपली। तो फॉरवर्ड बस एक लाइन की कैलकुलेशन है, अगर फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया तो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। पहले है कि अगर दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम नहीं, इसमें नॉर्मली मुश्किल क्या हो सकती है? इसमें एक नॉर्मल मुश्किल ये हो सकती है कि आपको एक से ज्यादा तरह के फॉरवर्ड बताए हों। जैसे इस ट्रांजैक्शन के अंदर कंपनी ने कस्टमर से स्टर्लिंग कब रिसीव करने? 3 महीने बाद। तो हो सकता है सवाल में आपको 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, 4 मंथ फॉरवर्ड दिया हो, तो 3 मंथ वाला लेना। तो इसका सिंपलेस्ट सवाल ये है कि आपको फॉरवर्ड रेट दिया होगा, मुश्किल क्या है? फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा। तो पहले सिंपलेस्ट
का जवाब ये है कि फॉरवर्ड रेट दिया होगा और उसमें हो सकता है एक से ज्यादा दिए हों, तो जो अपना रेलिवेंट ट्रांजेक्शन वाला रेट होगा वो पिक कर लेंगे। तो ये जबानी जबानी तो एक सवाल ही खड़का दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया था कल, मनी मार्केट से कर लिया था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 मनी मार्केट से किया था। $1 की रिसीट थी, $1.5 मिलियन। क्वेश्चन 1 खुल्दून कारपोरेशन, $1 की रिसीट थी, $1.5 मिलियन, और एक स्टर्लिंग की नेट पेमेंट थी 1.1 मिलियन स्टर्लिंग। तो ये दोनों फॉरवर्ड से कर दें कैलकुलेट। और पार्ट ए ये है कि बताएं कौन सा बेहतर है। वैसे ये तो नहीं कहा कौन सा बेहतर है, लेकिन बहरहाल दोनों कैलकुलेशन कर दें फॉरवर्ड से। कैलकुलेटर पे ही कर लें और सॉल्यूशन देख लें। खुल्दून कारपोरेशन पार्ट ए, एक पेमेंट है 1.5 मिलियन डॉलर्स की, इसका देखना है कि क्या रुपए मिलेंगे। और एक पेमेंट है 1.1 मिलियन स्टर्लिंग की, इसका देखना है कि फॉरवर्ड से कितने रुपए जाएंगे। हाँ जी देख लें। ठीक है, हाँ जी ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन 3 पे आए। क्वेश्चन 3 जी, कलाद इंडस्ट्रीज। इसमें पहला टेबल देखें सिर्फ, फिर करता हूं बाकी बात। एक है इंपोर्ट 15 जून को 2,23,500 यूरो की पेमेंट है। एक है एक्सपोर्ट 15 मार्च को 98,500 यूरो की रिसीट होगी, एक्सपोर्ट है। फिर 15 जून की एक फिर एक्सपोर्ट है तो 77,000 यूरो की रिसीट होगी। और 15 मार्च की एक इंपोर्ट है लेकिन पैसे रुपए में देने। तो हेजिंग करने की टेंशन किस किस ट्रांजेक्शन की है? पहले 3। अब इसमें ना सवाल वाला आपको कहेगा नहीं, अंडरस्टूड है जो भी पहले क्वेश्चन में भी किया है। सेम डेट पे 223 पे भी हो रहे होंगे, वही 15 जून, और उसी दिन 77,000 रिसीव भी हो रहे होंगे। तो सवाल वाला नहीं कहेगा, अंडरस्टूड है स्टूडेंट ने क्या करना है कि इनका नेट करके फिर हेजिंग करनी है, क्योंकि तो बेसिक्स ही अकल है ना, कितने पैसे आ रहे हैं और इतने जा रहे हैं, तो डबल डबल हेजिंग क्या करनी है। तो जो सेम डेट के ऊपर सेम करेंसी की पेमेंट रिसीट है उसको नेट करके, अंडरस्टूड नेट करके फिर आगे सवाल सॉल्व करना। क्वेश्चन 1 में भी यही किया है, क्वेश्चन 1 में भी इनफैक्ट यही किया था। नहीं बायलैटरल नहीं है, कहीं से पैसे आ रहे हैं फिर कहीं जा रहे हैं, तो जहां से आ रहे हैं वो वहीं के वहीं आगे पकड़ा देंगे और बाकी एक्स्ट्रा और डॉलर खरीद लेंगे। तो बायलैटरल नेटिंग नहीं है ये। कर दें क्वेश्चन 3 सॉल्व, मनी मार्केट भी रिवाइज हो जाएगा और
वो जो कल गुनूदगी में कर रहे थे वो रिवाइज हो जाएगा। लिख के करिएगा सॉल्व, सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं। कौन सा रुपए वाला? नहीं नहीं, वो जब टेंशन ही नहीं है तो फिर रुपए में। नहीं, असल में ना देखें, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नेट रुपी रिसीट्स दैट QIL should expect from the above transaction under each of the following alternatives। यानी जो हेजिंग कर रहा होगा तो उसके नतीजे में नेट क्या है। तो हेजिंग हम उस 22 मिलियन की कराएंगे ही नहीं ना, हम तो उन्हीं ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं जिनकी हेजिंग करानी है। हम कौन सा पूरी कैश फ्लो बना के दे रहे हैं कि कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं कितने जा रहे हैं, हम सिर्फ हेजिंग वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, दोनों 15 जून वाली आपस में नेट हो गए, फिर हेजिंग होगी।
जी, यानी किसी ने 3 महीने के लिए बोरो करना हो तो भी रेट पर ईयर यही रहेगा। ये रेट पर ईयर होता है और क्योंकि हो सकता है ना थोड़े अरसे के लिए बोरो करना तो रेट और लगाएँ, साल के लिए बोरो करना तो रेट और लगाएँ। तो वो कह रहे हैं चाहे 3 महीने के लिए बोरो करें, चाहे 6 महीने के लिए बोरो करें, सेम रेट है। लेकिन है ये एनुअल रेट, रेट एनुअल होता है। बड़ी जल्दी पूछ ली ये बात। पहले फॉरवर्ड कर रहे थे? अच्छा। यार ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सवाल। नहीं, नहीं यार ये रिस्क के तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों में से हैं ये। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ना सवाल लिख-लिख के करें सॉल्व पूरे-पूरे।
नहीं, बस उसने नेट रिसीट पेमेंट पूछा है, बस फैक्टर रेट, और बस ये बताना है कौन सा बेहतर है। ये कैसे फैसला होगा कौन सा बेहतर है? रिसीट्स है तो जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और पेमेंट है तो जिसमें कम पैसे जा रहे हैं। बड़ी देर लगा दी यार। पंद्रह मिनट हो गए यार। चलें बस भाई, बस। चलें बस करें, और टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है। फॉरवर्ड अगर कर लिया तो काफी है। फॉरवर्ड में कोई परेशानी? हाँ जी, फॉरवर्ड में कोई सवाल? अच्छा, मनी मार्केट जितना भी किया, ठीक ठीक है, चलें आगे। फॉरवर्ड में एक मुश्किल ये हो सकती है कि आपको फॉरवर्ड रेट ना बताया हो, उसमें क्या प्लस माइनस करना है वो बताया हो। जैसे आज का स्पॉट रेट है, आज 1-1, आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है ये, और अगर ये
पाकिस्तानी मार्केट है, तो ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? हाँ जी, डायरेक्ट कोट है। क्यों? लोकल करेंसी ऊपर है, फॉरेन नीचे है, डायरेक्ट कोट है। अगर 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट बताता बैंक, तो बताता 223 228 लेट से। ये वो है जो अभी 2 सवाल कर लिया आपने, जिसमें फॉरवर्ड रेट बताया होगा। ये इसकी आसान तरीन शक्ल है। थोड़ी सी टेढ़ी शक्ल ये है कि आपको फॉरवर्ड रेट ना बताए, बल्कि कहे कि फॉरवर्ड प्रीमियम इतना होगा। फॉरवर्ड प्रीमियम, या फिर कह दे कि फॉरवर्ड डिस्काउंट इतना होगा। क्या मतलब लगता है प्रीमियम और डिस्काउंट? प्रीमियम मतलब ज्यादा, डिस्काउंट कम होगा। लेकिन ये सिर्फ कम ज्यादा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। डिपेंड करता है कि कोट कौन सी है, इस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चाहे डायरेक्ट कोट हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हो, रेट किस करेंसी का दुकानदार बता रहा होगा। यानी फॉरेन दुकानदार क्या कह रहा होगा, मैं इतने रेट पे सेल करूंगा, इतने रेट पे बाय करूंगा, क्या? फॉरेन करेंसी। यानी चाहे डायरेक्ट कोट हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हो, प्राइस किसकी है? प्रोडक्ट की। अगर एक आम दुकानदार, करेंसी नहीं वैसे कहते हैं, अगर एक आम दुकानदार कहता है कि जी ये प्रोडक्ट जो अभी इतने का मिल रहा है ना, 3 महीने बाद ये प्रीमियम पे बिक रहा होगा, तो क्या मतलब है कि महंगा हो रहा होगा। अगर वो कहते हैं 2 महीने बाद ये डिस्काउंट पे बिक रहा होगा, तो सस्ता हो रहा होगा। और अगर करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस महंगे सस्ते को एक और टर्म बोल लेते हैं कि फलानी करेंसी कल को महंगी बिक्री होगी तो हम कह सकते हैं कल को स्ट्रांग हो जाएगी, या सस्ती बिक्री होगी मतलब वीक हो जाएगी। तो फॉरवर्ड रेट बता दिया तो ये सिंपलेस्ट सवाल है, जैसे अभी 2 किए। हो सकता है फॉरवर्ड रेट बताने की बजाय फॉरवर्ड प्रीमियम या फॉरवर्ड डिस्काउंट बता दियो। वैसे तो उसका रट्टा है, रट्टा लगा लें, प्लस करना है कि माइनस करना है, ये मैंने पेज 349 पे लिखा हुआ, लेकिन समझा भी देता हूं। जैसे अभी इस वक्त ये डायरेक्ट कोट है और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि $1 220 रुपए के बराबर है। डायरेक्ट कोट है, पाकिस्तानी मार्केट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या है इसमें? डॉलर, जो कि नीचे है ना, क्योंकि डायरेक्ट कोट है। अगर करेंसी दुकानदार कहे कि कल को ये डॉलर प्रीमियम पे बिकेगा, यानी डॉलर महंगा हो जाएगा ना, तो अगर आज डॉलर 220 रुपए का है, तो प्रीमियम पे बिकेगा का मतलब है कि 220 से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर प्रीमियम है तो ऐड करते हैं। और अगर दुकानदार कहता है जी कल को डॉलर सस्ता बिक रहा होगा डिस्काउंट पे, तो अगर आज 220 का है तो कल 220 से कम होगा। अब प्लस करना है अगर प्रीमियम है और डिस्काउंट है तो, लेकिन किस में? नहीं नहीं, मतलब 2 को मैं किस में ऐड करूं? और लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। अब अगर प्रीमियम है तो मतलब ये ऐड होना है, तो 220 में 2 ऐड और इसमें ये ऐड। और अगर डिस्काउंट है तो इसमें से ये लेस, इसमें से ये लेस। तो अगर डायरेक्ट कोट हुआ और फॉरवर्ड रेट की बजाय फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट दिया हुआ, तो आप पहले फॉरवर्ड रेट बना ले और बस फिर ये सादा सवाल बन गया। और कैसे बना ले फॉरवर्ड रेट? स्पॉट में अगर प्रीमियम दिया हुआ है तो ऐड कर ले तो फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, और अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो लेस कर ले। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है तो ये रिवर्स हो जाएगा। वो भी क्यों हो जाएगा वो भी देख लें। यूके की मार्केट है और स्पॉट रेट चल रहा है ये,
ये स्पॉट रेट चल रहा है, और करेंसी डीलर कहता है, बल्कि बैंक कहता है कि आपको, अच्छा ये यूके मार्केट है, फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर। और डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है? क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी ऊपर है, लोकल करेंसी नीचे है। करेंसी डीलर या बैंक कहता है कि मैं आपको फॉरवर्ड रेट देने को तैयार हूं, लेकिन वो जो फॉरवर्ड मिलेगा ना, वो आपको प्रीमियम पे मिलेगा, 0.15 प्रीमियम पे मिलेगा। क्या प्रीमियम पे मिलेगा? यानी किस चीज के वो महंगा होने की बात कर रहा है? डॉलर के। डॉलर महंगा क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट की है और प्रोडक्ट फॉरेन करेंसी है। यहां पर यूके मार्केट है तो प्रोडक्ट यानी फॉरेन करेंसी डॉलर है। तो अगर करेंसी डीलर या बैंक कह रहा है कि मैं आपको फॉरवर्ड रेट देने को तैयार हूं लेकिन प्रीमियम पे, यानी डॉलर महंगा हो जाएगा कि स्टर्लिंग महंगा हो जाएगा? डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर महंगा होने का मतलब यह है कि आज एक स्टर्लिंग इतने डॉलर के बराबर है, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक स्टर्लिंग के मुकाबले में पहले इतने डॉलर होते थे, अब डॉलर ने स्ट्रांग हो जाना है, तो अब एक स्टर्लिंग के बदले कम डॉलर मिलेंगे, यानी इनडायरेक्ट कोट है और फॉरवर्ड प्रीमियम बताया हुआ है, तो लेस कर देंगे। क्या करने के लिए लेस कर देंगे? फॉरवर्ड रेट बनाने के लिए। पहले मैंने कहा सिंपलेस्ट सवाल वो होगा जिसमें फॉरवर्ड रेट दिया होगा। अब उससे अगला लेवल बता रहा हूं कि फॉरवर्ड रेट नहीं दिया होगा, फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट दे दिया होगा, तो आप खुद से फॉरवर्ड रेट बना लें। कैसे बना लें? अगर डायरेक्ट कोट दिया हुआ है सवाल में तो प्रीमियम को स्पॉट पे ऐड कर दें, और अगर डिस्काउंट है तो स्पॉट से लेस कर दें। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कोट है तो उसमें उलट है, प्रीमियम हो तो लेस करना है, और अगर डिस्काउंट है तो ऐड करना है। अच्छा, डिस्काउंट भी क्यों ऐड करना है, इसकी भी लॉजिक सुन लें। अगर फॉरवर्ड डिस्काउंट है तो क्या इसका मतलब है कि डॉलर सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा? डॉलर वीक हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा? तो अभी एक स्टर्लिंग के बराबर इतने डॉलर आते हैं, डॉलर वीक हो गया तो और ज्यादा आएंगे, यानी फॉरवर्ड रेट तक पहुंच रहे हैं तो ऐड कर देंगे। तो इनडायरेक्ट कोट है तो डिस्काउंट ऐड, प्रीमियम लेस, और डायरेक्ट कोट है तो उलट। ये मैंने 349 पेज पे एक टेबल बनाया हुआ है। है? नहीं, मैं 4 बजे खत्म करके कैफ चला जाता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ। जी 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 जी, करना लेफ्ट और लेफ्ट और राइट है। हाँ जी, पेज 349। चलिए क्वेश्चन 4 पे आए। मनी मार्केट पक्का हो गया है ना कि नहीं? नहीं तो फिर ये सवाल पूरा कर दें, क्वेश्चन 4 कर दें। अच्छा, क्वेश्चन 4 20 नंबर का नहीं है, इसका ना एक और पार्ट भी था, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क का था, तो वो मैंने उस चैप्टर में डाला हुआ, तो वो दोनों मिला के फिर 20 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 4, सिल्वर लिमिटेड। अगर मनी मार्केट कच्चा कच्चा है तो मनी मार्केट भी कर दें। ये भी डबल सवाल ही है, पेमेंट भी है और रिसीट भी है। 3 महीने की पेमेंट है, 6 महीने की रिसीट है। जी, स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, चाहे डायरेक्ट कोट हो चाहे इनडायरेक्ट कोट हो, प्रीमियम का मतलब है फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। वो तो एडलेस फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि, हाँ हाँ बिल्कुल।
पहले तो फॉरवर्ड और मनी मार्केट ही खेलता रहता था वो, लेकिन अब वो फ्यूचर में भी आ गया अच्छा खासा। फॉरवर्ड मनी मार्केट यही है रट्टा। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या इसमें क्या समझना है जो नहीं समझ आ रहा? नहीं, इसमें समझने वाली क्या बात है जो मतलब एक रेट है उसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या मजीद क्या समझना चाह रहे हैं आप इसको? हाँ, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अगर आप समझ भी लें तो तब तक समझ नहीं रहनी है, पेपर में नहीं रहनी है समझ, तो इसलिए याद ही करना पड़ेगा। देखिए अगर रिस्क वाले एरिया की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना तो ये जल्दी होने वाला सवाल है, और आना भी आना है इससे पक्का 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 सवाल आना है। बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आता होता तो भी जल्दी हो जाता है, नहीं आता तो छोड़ के जल्दी हो जाता है। क्या? अच्छा, असल में ना वो फ्यूचर में भी काफी चला गया। फॉरवर्ड पहले उसको मेरे ख्याल में खुद भी शायद फॉरवर्ड, बल्कि ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला, ये इसका सोल्यूशन मैंने चेंज किया हुआ है कैप से। एसीसीए की पढ़ाई होती थी पहले, तो एसीसीए में चूंकि यूके बेस्ड है तो उसमें तो होता ही इनडायरेक्ट कोट है। तो एसीसी की किताबों इन्होंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है एडिस के नाम से, एडिस। तो उसका मतलब है कि एड डिस्काउंट, तो उसमें सवाल होते ही इनडायरेक्ट कोट के हैं। तो ये वाला जो सवाल आया था, ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? क्वेश्चन फोर का है करने को, क्वेश्चन फोर का है मैंने भी करने को। ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है क्वेश्चन फोर? क्यों? क्यों डायरेक्ट है? और कोई निशानी? ठीक है, फॉरेन करेंसी डॉलर है, और ठीक है वो हो गया, और इतनी क्लियर निशानी है यार, बाय और सेल, तो डायरेक्ट कोट है ना, इतने वाजे वाजे निशानी है। तो इसके सोल्यूशन में आई कि आपने एडिस किया हुआ था, नहीं डिस्काउंट को ऐड किया हुआ था। तो उस दौर में ना ये इतना मेच्योर नहीं थे इसके सवाल, लेकिन अब तो काफी आगे निकल गई बात, अब तो फ्यूचर और ऑप्शंस में। हम्म, लेकिन फॉरवर्ड मनी मार्केट ऐसा ही है, वो यही है बस। हाँ हाँ, इंशाल्लाह फ्यूचर का इरादा है मेरा। ये करें जल्दी ना तो फिर मैं क्लोज आउट कराऊं फॉरवर्ड का। क्या जी? हाँ मतलब सवाल वाला कह रहा है डॉलर में कर रहा है तो कर रहा है।
मर्जी आपकी, अभी मुझे तो बस फॉरवर्ड से ही है, कर दें तो बस कर रहे हैं। चलिए फॉरवर्ड से हो गया तो काफी है, फिर मनी मार्केट के तो आप एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। एक लाइन में बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के एक लाइन में हो तो सकता है। नहीं, 2 लाइनें बचा के कितना कुछ 10 साल बचा लेंगे, 2 लाइनें हैं। हाँ जी ठीक है भाई, फॉरवर्ड चलिए, फॉरवर्ड का एक और लेवल है आगे, फॉरवर्ड रेट निकालने का। हो सकता है फॉरवर्ड रेट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े, उसके लिए एक थ्योरी है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या फॉरवर्ड में या तो सिंपलेस्ट बात है कि फॉरवर्ड रेट दिया होगा, फिर उससे अगला लेवल बताया फॉरवर्ड रेट नहीं दिया, प्रीमियम डिस्काउंट दिया हुआ है। अब एक और लेवल बता रहा हूं कि फॉरवर्ड रेट भी नहीं दिया तो प्रीमियम डिस्काउंट भी नहीं दिया, लेकिन है सवाल फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड रेट खुद कैलकुलेट करना पड़ सकता है। एक थ्योरी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इसका फार्मूला है लेकिन समझाने के लिए मैं डराइव कर देता हूं। जिसने भी ये थ्योरी बनाई है, थ्योरी वैसे भी हवाई चीजें ही होती हैं, जरूरी नहीं होता कि वो असल में हो, बस किसी ने बनाई है थ्योरी। जिसने थ्योरी बनाई उसका ख्याल ये है कि अगर आज 1 जनवरी 22 एक यूके का इन्वेस्टर था, उसके पास 1000 स्टर्लिंग थे, वो सोच रहा था इन्वेस्ट कर देता हूं, लेकिन यूके में इंटरेस्ट रेट चल रहे थे 6%, जबकि यूएस में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 9%। तो उसने सोचा छोड़ो, यूएस जाके इन्वेस्ट करते हैं। अपना पैसा उसने डॉलर में कन्वर्ट किया। उस वक्त डॉलर 1.5 के रेट पे था, तो वो जब जाएगा यूएस में कितने डॉलर बन जाएंगे उसके पास? अच्छा, ये नहीं जरूरी नहीं कि यूएस में जाएगा, मनी मार्केट में चला जाएगा, उसको कितने मिल जाएंगे डॉलर? 1500, और ये 1500 डॉलर इन्वेस्ट कर देगा। अपने मुल्क में रहता तो 6% कमाता, डॉलर में गया वहां 9% था,
1 साल बाद उसकी ये डॉलर इन्वेस्टमेंट कितनी बन चुकी होगी? 9% बढ़ा लें उसको, 16.35। और अपने मुल्क में सबर शुक्र करता तो कितने बन गए होते? 1060। अब जिस साइंसदान ने थ्योरी दी है वो कहता है कि अगर इस तरह की ऐशियां होने लग जाएं तो सारे ही ना ऐसा करना शुरू कर दें। तो जब सारे ही ऐसा करना शुरू कर देंगे तो एक्सचेंज रेट इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे कि जब ये साल बाद घर वापस आ रहा होगा तो एक्सचेंज रेट ऐसे मूव कर चुका होगा कि उसको स्टर्लिंग उतने ही मिलेंगे कि अगर वो यहीं बैठे बैठे इन्वेस्ट कर देता तो मिलते हैं। ये थ्योरी वाले का कहना है कि अगर दो मुल्कों की करेंसीज के इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट हैं तो उनके एक्सचेंज रेट भी मूव कर जाएंगे, वरना लोगों को ये रास्ता नजर आ गया तो लोग तो बैठे बैठे कमाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से ना रेट एक्सचेंज रेट ऐसे एडजस्ट करेगा कि कोई अगर ये साइंस लगाएगा भी तो जब वो शाम को घर आ रहा होगा तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना वो वहीं बैठा बैठा इन्वेस्ट करता तो मिलते। इस थ्योरी के मुताबिक अगर वाकई यही थ्योरी सही मान ली जाए तो उसको घर बैठे बैठे इतने स्टर्लिंग मिल जाते हैं। तो क्या एक्सचेंज रेट होता तो उसको इतने स्टर्लिंग मिलते? 1 पॉइंट कैसे? इसको इससे डिवाइड कर लें 1 पॉइंट। तो इसका कहना यह है कि ये एक्सचेंज रेट 1.5 से मूव करके 1.54 तक पहुंच जाएगा और एंड पे फायदा कोई नहीं होगा उसको, वरना अगर उसको बैठे बैठाए फायदा हो जाता तो सब लोग यही काम करना शुरू कर देते और सब लोग कर देंगे ये काम शुरू और करते करते एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी है। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन ये 1.54 कैसे निकाली? क्या किया? 16.35 1060। अच्छा, 16.35 कैसे निकाला था? 1500 इंटू 1 प्लस 9% और 1060 कैसे निकाला था? 1 प्लस ये कितना है जो अभी रेट है? यानी अगर हमें अभी का रेट पता हो और हमें दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट रेट्स पता हो तो हम जान सकते हैं कि साल बाद जो रेट होगा उसको फॉरवर्ड रेट कहते हैं। बैंक्स का ख्याल है कि एक्सचेंज रेट इतना हो जाएगा और इस पे ईमान रखने की वजह से बैंक्स कस्टमर को जो रेट कोट करते हैं वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये फॉरवर्ड रेट का फार्मूला है कि आज का रेट पता हो, जो कि पता ही होगा, और दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट रेट पता हो तो इस फार्मूले से फॉरवर्ड रेट बन जाएगा। अच्छा, ऊपर किसका इंटरेस्ट रेट, नीचे किसका इंटरेस्ट रेट? जिस शक्ल की करेंसी है, डॉलर ओवर स्टर्लिंग है तो ऊपर डॉलर का रेट, नीचे स्टर्लिंग का रेट। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है पेज 346 पे। 346 लिखा हुआ है फार्मूला। तो
फॉरवर्ड रेट का सवाल ये इस 3 तरह का हो सकता है कि जिसमें फॉरवर्ड रेट दिया हो, सिंपलेस्ट सवाल, या फिर फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट दिया हो तो फॉरवर्ड रेट खुद बना लें, या फिर सवाल की रिक्वायरमेंट से पता चल रहा हो कि करना वो फॉरवर्ड से सवाल है लेकिन फॉरवर्ड रेट ना दिया हो, इंटरेस्ट रेट्स दिए हो, तो फॉरवर्ड रेट खुद निकाल लेंगे। फॉरवर्ड की लास्ट चीज, चलो शुक्रिया। फॉरवर्ड की लास्ट चीज, फॉरवर्ड क्लोज आउट। फॉरवर्ड क्लोज आउट में सवालों से सिखाता हूं। एक सवाल, पाकिस्तानी कंपनी थी और इन्होंने एक बैंक के साथ इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि हमें कस्टमर से आने हैं $50,000 3 महीने बाद, वो हम लाके आपको देंगे। ये बैंक के साथ तय हो गया और बैंक ने जो फॉरवर्ड रेट तय कर लिया इसके लिए, वो कर लिया ये। अच्छा, रेट की शक्ल बेशक लेफ्ट राइट वाली है, लेकिन हमें कौन सा रेट लेना है इसमें से? हमने बैंक को डॉलर देने लाके 240 वाला, देखने में उन्होंने पूरा रेट दिया हुआ, लेकिन हमें चाहिए बस ये वाला। ये तय हो गया 1 जनवरी को। अब आ गया 31 मार्च का दिन। 31 मार्च का दिन पहुंच गया, लेकिन कस्टमर का पैसा नहीं पहुंचा है। कस्टमर गया, कस्टमर से पैसे आने थे तो हमने बैंक को देने थे, कस्टमर से पैसे ही नहीं आए। 31 मार्च का दिन आ गया। अब चूंकि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा होगा। अगर बैंक का फायदा होता हुआ तो वो बैंक हमें नहीं छोड़ेगा,
और हमारा फायदा हो रहा हुआ तो हम बैंक को नहीं छोड़ेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अब दोनों सिनेरियो बनाता हूं, है हाँ बताता हूं। एक सिनेरियो बना लेते हैं कि 31 मार्च का दिन आ गया और स्पॉट रेट हो गया 250। अब इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? बैंक कहेगा कि आपने हमें डॉलर देने थे, लाइन दें डॉलर, हमें तो डॉलर चाहिए, लेकिन हमारे पास डॉलर ही नहीं है। तो बैंक कहेगा मुझसे खरीद लो डॉलर। तो हम लोग डॉलर बैंक से अरेंज करेंगे, यानी हमें डॉलर परचेज करने पड़ेंगे बैंक से स्पॉट पे। किस रेट पे? 254। हाँ हाँ, मैं 31 मार्च को आ गया हूं। तो हमें बैंक से 50,000 डॉलर खरीदने पड़ेंगे और वो हमें रेट चार्ज करेगा 254। तो हमारी जेब से रुपए कितने जाएंगे? 127,000,000। ये पैसे हमारी जेब से चले जाएंगे और अब हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। अब बैंक कहेगा लाओ डॉलर दे दो मुझे। तो अब हम बैंक के हवाले डॉलर कर देंगे वादे के मुताबिक। और बैंक को हम कितने में देंगे? 240। और हमें रुपए मिल जाएंगे 12 मिलियन। तो ये ऊपर वाली दोनों लाइनें तो बस कैलकुलेशन की कहानी है। हम 7 लाख बैंक को देके जान छुड़ा के आ जाएंगे। ये फॉरवर्ड क्लोज आउट है। फॉरवर्ड क्लोज आउट क्यों करना पड़ा? क्योंकि जिस काम का फॉरवर्ड किया था वो काम ही नहीं हो सका जी। वो भी उसके अलावा है, वो उसके अलावा है। यानी बैंक अगर कमीशन चार्ज करेगा तो वो एक अलग फीस देनी पड़ेगी बैंक को। ये तो हम सिर्फ एक्सचेंज रेट के डिफरेंस से खेल रहे हैं अभी। नहीं, एक आधे में है एक आधे सवाल में फॉरवर्ड कमीशन है, एक दो सवालों के अंदर। नहीं नहीं, यानी बैंक कहेगा कि मुझे 0.1% कमीशन चाहिए, तो वो कमीशन तो हम उसको रुपए में ही देंगे ना। अगर सवाल में कहीं फॉरवर्ड कमीशन आ जाए, है आगे एक दो सवालों में आ जाएगी, अगर फॉरवर्ड कमीशन हुई तो वो एक परसेंटेज होगी। चलिए बता देता हूं, पूछ ही लिया अभी तो। नहीं नहीं, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना। अगर सवाल में ओ चले सुन लेना यार। अगर फॉरवर्ड कमीशन भी है सवाल में तो वो कोई परसेंटेज की शक्ल में हो सकती है। हो सकता है 20 पैसे पर डॉलर कमीशन हो, तो 20 पैसे इंटू 50,000 कमीशन दे देंगे। हाँ, हो पहले ही दे देंगे। हो सकता है 0.1% कमीशन हो। किसका 0.1%? 12 मिलियन का, क्योंकि देने तो रुपए में है ना। तो जो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का रुपए अमाउंट बन रही होगी उसके ऊपर कमीशन हम बैंक को दे देंगे। तो फॉरवर्ड कमीशन हो सकती है, होती है कुछ सवालों में है। 50,000 पे क्या 50,000 पे क्या ओ, मैंने दो मिसालें दी, एक 20 पैसा और एक परसेंटेज। तो कौन से वाले का पूछ रहे हैं? परसेंटेज। तो डॉलर पे लगाएंगे तो वो तो आंसर डॉलर में आएगा। तो हम तो पाकिस्तानी है, बैंक भी पाकिस्तानी है, देने तो रुपए ही है, तो इसलिए रुपी अमाउंट की परसेंटेज। अच्छा, इस सिनेरियो में क्या हुआ? बैंक ने हमें नहीं छोड़ा और हमें इतने पैसे देने पड़े। अच्छा, सिनेरियो बदल लेते हैं। नहीं नहीं, वो अलग मामला है, वो हम बात कर लेंगे कस्टमर से, वो एक अलग मसला है। वैसे तो हम सिर्फ इस वक्त हैजिंग की बात करें ना, वो कस्टमर से लेन देन अलग चीज है। एक सिनेरियो के 31 मार्च को स्पॉट रेट पहुंच गया 220। अब हमें फायदा है, हम बैंक को नहीं छोड़ेंगे। हम बैंक के पास पहुंच जाएंगे, हम कहेंगे जरा डॉलर देना यार, डॉलर चाहिए। हम उससे डॉलर ले लेंगे। किस रेट पे?
225 कितने पैसे जाएंगे? 111250 इतने पैसे जेब से जाएंगे और वो डॉलर देगा, हम कहेंगे ये लो तुम्हारे डॉलर, ये वादा था हमारा, वो फॉरवर्ड वाला वादा पूरा कर देंगे। 50,000 डॉलर 240 पे 12 मिलियन और इस तरह 7.5 लाख रुपए बैठे बैठाए लेके घर आ जाएंगे। ये फॉरवर्ड क्लोज आउट है कि जिस चीज की हमने बैंक से कमिटमेंट की थी, अगर दिन पहुंच गया और हम वो कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम कमिटमेंट तो ऑनर करेंगे, लेकिन कमिटमेंट ऑनर करने के लिए डॉलर ही नहीं होंगे, तो वो फिर हम स्पॉट के ऊपर बाय करेंगे और जो नेट रिजल्ट है बस वो नेट सेटल करके आ जाएंगे। जी बैंक कहता है जी कि हमने बैंक से फॉरवर्ड 1 जनवरी को कर लिया, अब बैंक कमीशन लेगा, कितनी कर लें कमीशन बताएं? बैंक ने कहा कि 0.1% हमें कमीशन चाहिए, तो हम बैंक को उसी वक्त पैसे पकड़ा देंगे। यानी एंड रिजल्ट ये कि जितने रुपए अमाउंट की हमने फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन करनी है उसके ऊपर परसेंटेज। फॉरवर्ड रेट यूज किया, हमने जितनी रुपी अमाउंट बैंक से लेनी है ना, रुपी, उसके ऊपर हमने कमीशन देनी है। मेरा ये कि मैंने 50,000 ठीक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कमीशन वो आज मुझे चाहिए, तो स्पॉट रेट तो नहीं करेगा आज। देखें जो कमीशन है ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर वो कहता है कि मुझे इतने रुपए पर डॉलर चाहिए, तो भी वो रुपए ही ले रहा है ना, कि मुझे, क्योंकि ये डॉलर तो एक प्रोडक्ट है, ये तो एक प्रोडक्ट है जो हम उससे खरीद रहे हैं। हमारा और बैंक का जो सेटलमेंट है वो तो रुपए में होनी है। बैंक कहेगा मुझे सर्विस चार्जेस चाहिए 50,000 रुपए, तो वो तुमसे रुपए ही ले रहा होगा ना। ये नहीं, वो मैं ये नहीं कहेगा कि मुझे 15,000 डॉलर सर्विस चार्जेस चाहिए, वो तुमसे रुपए में ही सारी चार्जेस ले रहा होगा। जी 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट जो है ना 240 है, जो मैंने यूज किया, आज उसका जो रेट है ना वो 235 स्पॉट पे, इससे कम नहीं होगा। तो अगर तो 50,000 को 235 पे कन्वर्ट करूंगा और 1.1% कमीशन दूंगा, कम देंगे। देखें बैंक ने जो चार्जेस लेने हैं ना, वो तो बैंक से पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चार्जेस ले रहा है। अगर बैंक उसको कहता है कि हमने 5 पैसे पर डॉलर लेने हैं, तो डॉलर को 5 पैसे से मल्टीप्लाई कर लें, रुपए आ जाएंगे। अगर वो कहता है कि जितनी अमाउंट टोटल रुपी ट्रांजैक्शन की बनेगी उसके ऊपर मुझे 0.1% चाहिए, तो फिर उसके ऊपर 0.1 लग जाएगा। अगर बैंक कहता है कि नहीं, आप मुझसे 50,000 डॉलर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मुझे 500 डॉलर ला के दें आप, अब वो मांगी 500 डॉलर ला है, तो फिर हम जैसे मर्जी उसको ला के दें, स्पॉट पे लेके दे देंगे। तो डिपेंड करता है कि वो परसेंटेज किस चीज की कह रहा है। सवालों में जितनी दफा भी आज तक टेस्ट हुआ, वो एक परसेंटेज जस्ट उस एंड अमाउंट पे लग रही होती है। अदरवाइज बैंक अगर क्लियरली कहे कि मुझे इतने डॉलर चाहिए चार्जेस, तो फिर हम उसको आज मार्केट से खरीद के दे रहे होंगे। ये मिसाल नोटेड, तो मैं अगला सवाल लिखूं।
नहीं सारा नहीं मिटाना। हाँ जी, नोटेड मिटा दूं? हाँ तो इसलिए मैं बदलने लगा हूँ। यूके कंपनी है और उसने बैंक के साथ एक फॉरवर्ड किया है कि वो बाय करना चाहता है अपने सप्लायर को पे करने के लिए 25 मिलियन येन और रेट तय हो गया। लेकिन 3 महीने के बाद सप्लायर चीजें देने से मुकर गया तो यूए कंपनी पैसे देने से मुकर गई। लेकिन बैंक से वादा किया हुआ है तो वो वादा पूरा होगा। अब उसमें एक सिनेरियो के रेट पहुंच गया और एक सिनेरियो के रेट पहुंच गया चले बताएं क्लोज आउट का नेट रिजल्ट क्या होगा।
जी डन के डूइंग। हाँ जी। अच्छा, बैंक से वादा किया हुआ है येन खरीदने का, तो वादा तो पूरा करेंगे। फॉरवर्ड रेट पे येन खरीद लेंगे, 25 मिलियन येन खरीदेंगे तो ओह फॉरवर्ड 75 के 92 पक्की बात है। मल्टीप्लाई के डिवाइड, डिवाइड ये तो अरे चले खैर है कोई बात नहीं। ये तो मैंने येन को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने। चले कोई बात नहीं, खैर है। कभी ना कभी जबान इतनी तरक्की कर जाएगा। जब तरक्की तो खैर बहुत कर ली है, लेकिन खैर है, सवाल ही है ना। खैर है, जापानीज येन बहुत कीमती हो गया है कि एक स्टर्लिंग जो है वो इतने येन के बराबर है। तो कितना बना? 333.33 मिलियन। इतने स्टर्लिंग जेब से चले जाएंगे। फॉरवर्ड पूरा करेंगे। अब इतने येन मिल गए, नहीं चाहिए, सप्लायर तो मुकर गया, तो वापस कर देंगे बैंक को। इतने पैसे जब बैंक को वापस करेंगे तो किस रेट पे? 0.095। तो कितने स्टर्लिंग मिल जाएंगे? हम उसको येन दे देंगे ना बैंक को। हम देखें, बैंक से ना हमने फॉरवर्ड के मुताबिक येन लिए, सप्लायर को देने थे, सप्लायर मुकर गया। अब हम येन लेंगे तो सही, नहीं चाहिए फिर वापस कर देंगे उसको। क्लोज आउट ये है कि जिस चीज का वादा किया था वो पूरा करें और उसका अपोजिट स्पॉट पे कर दें। क्योंकि नहीं करना, वो नहीं चाहिए फॉरेन करेंसी, तो स्पॉट पे उसको वापस भेज देंगे येन है। हाँ, क्यों? हमने येन खरीदने का वादा किया था, येन खरीदेंगे, खरीद लिए, लेकिन नहीं चाहिए, वापस बेच दिए।
कितने स्टर्लिंग मिलेंगे? 263.16। तो नेट हम बैंक को पे कर देंगे 70.17। इतने बैंक को दे देंगे जी। क्या बताया था? हाँ जी जी जी। ये हम क्या कर रहे हैं, हम येन दे रहे हैं करेंसी डीलर को, तो येन देंगे और स्टर्लिंग वो हमें देगा। तो ये करेंसी दुकानदार स्टर्लिंग देगा ये। में हाँ, तो स्टर्लिंग ले रहे हैं उससे। चले डीलर ना सोचें, इसके हिसाब से सोच लें, कस्टमर है ये। अगर आपको डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल लग रहा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। कस्टमर उसको येन देगा और स्टर्लिंग ले लेगा। तो ये डिनोमिनेटर करेंसी का फ्लो, अगर करेंसी डीलर नहीं बनना, कस्टमर बन के देख लें, सेम बात है। कस्टमर येन उसको देगा और स्टर्लिंग उससे ले लेगा। ये रेट है। लेकिन कस्टमर मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कस्टमर ना दो काम कर रहा होता है। कस्टमर अपने सप्लायर से पैसे ले रहा होगा और करेंसी डीलर को दे रहा होगा। तो कस्टमर का चूंकि डुअल रोल है तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने करेंसी डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। फॉरवर्ड क्लोज आउट, जिस चीज का फॉरवर्ड किया था वो पूरा होगा और उसका अपोजिट स्पॉट पे। इधर वादा किया था तो वादा तो पूरा करेंगे। फॉरवर्ड पे येन खरीदने का कहा था वो तो खरीदेंगे। लेकिन अब जो स्टर्लिंग, जो हमने येन खरीद लिए वो हमें नहीं चाहिए, बेच देंगे वापस। और अब बेचेंगे तो 25 मिलियन येन के बदले 362.32। तो नेट फिर हम लोग 99 28.99 इतने पैसे ले लेंगे। फॉरवर्ड क्लोज आउट का एक लेवल और है, वो करके ब्रेक करें हैं? हाँ, फॉरवर्ड क्लोज करें फिर फ्यूचर शुरू करते हैं। हैं? क्या अलाउड किस पे? आज ही रेट बुक करना कोई मना तो नहीं है इस्लाम में, यानी उसकी कुछ शराइत है कि जिस चीज का आप रेट पहले ही बुक कर रहे हैं उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, तो एडवांस रेट बुक करना कोई हराम तो नहीं है। डिपेंड करता है, उसकी कंडीशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि वो रेट, वो चीज मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ज्यादा टेक्निकल सवाल है ये, तो ज्यादा टेक्निकल सवाल है, मैं क्वालिफाइड नहीं इतने इसका जवाब देने के लिए, ज्यादा टेक्निकल है। आपने क्या किया डॉलर लेके है, अभी फिल्म डॉलर परचेज कर ले
क्लियर कट नहीं है सूद, मतलब करेंसी है हमारे पास और कुछ अर्से बाद बेच देंगे तो ये है कि आपका राइट मैं रिफ्यूज करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को ना, अगर तो उसमें रिफ्यूजल है विदाउट एनी पेनल्टी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोई बाइंडिंग है फिक्स नहीं करना ही करना, तो एक को नुकसान होगा एक को फायदा होगा, तो ये जुआ टाइप चीज हो जाएगी ना। पूरा कर लूं क्लोज आउट का लास्ट, फिर फॉरवर्ड खत्म। ये जो सामने सिनेरियो है इसमें फॉरवर्ड ऑनर करने से हम मुकर कब रहे थे, एन मौके पे। हो सकता है हम एन मौके से गैन मौके पे मुकर जाएं, हमें पहले पता लग जाए कि ये नहीं होना, तो हम पहले से ही इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी पहले से ही क्लोज आउट कर सकते हैं। अच्छा, पहले से क्लोज आउट कैसे कर सकते हैं? पहले से क्लोज आउट ऐसे कर सकते हैं जैसे ये जो अभी सामने डाटा लिखा हुआ है, 1 जनवरी को हमने कॉन्टेक्ट किया कि 31 मार्च वाले दिन ये काम करेंगे, लेकिन 28 फरवरी को पता चल गया कि हम नहीं कर पाएंगे। 28 फरवरी को ही पता चल गया कि नहीं कर पाएंगे, तो अब हमारा वादा पूरा होने में कितना टाइम है? 1 महीना। और क्या वादा किया हुआ है? हम इतने येन आपसे बाय करने आएंगे। कितना अरसा रह गया इसमें? 1 महीना। 1 महीना रह गया है कि हम इतने येन बाय करने आएंगे। हम उसी बैंक से एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि हम आपको 1 महीने बाद इतने येन सेल करने आएंगे। रिपीट, अभी इस वक्त जो मैंने सामने सवाल किए ना 2, उसमें यह था कि जिस दिन का फॉरवर्ड तय था, जब वो परफॉर्मेंस का दिन आया उसी दिन जाके हमें लगा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी चलो जो वादा किया था वो पूरा किया और उसका अपोजिट स्पॉट पे किया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अब फॉरवर्ड का परफॉर्मेंस डे आने से पहले ही पता चल गया कि हमने पूरा नहीं कर पाना, तो अब हम एन मौके का इंतजार करने की बजाय पहले ही एक काम कर लेंगे। वो काम क्या कर लेंगे कि जब हमें पता चल रहा है कि हम इसको ऑनर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके साथ एक टाइम बम लगा देंगे। हम ये करेंगे कि अभी 1 महीना रह गया ना, तो बैंक से हम एक और फॉरवर्ड कर लेंगे 1 महीने का, लेकिन अपोजिट। और किस एक्सचेंज रेट पे? इसी पे नहीं, उस दिन एक फॉरवर्ड तय होगा, और उस दिन जो फॉरवर्ड तय होगा उसको बिल्कुल इसी तरह जो नेट आंसर निकलेगा वो पे या रिसीव कर लेंगे। लेकिन ये किस दिन? 31 मार्च नहीं, 28 फरवरी को हम ये तय कर लेंगे कि इतना इतना रेट, जुबानी हो गई बात ज्यादा, अगर हम 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कर चुके थे और अब 1 महीना बाकी था, तो उस 1 महीने बाकी पे ही हमने एक और फॉरवर्ड कर लिया। अब वो जो एक और फॉरवर्ड कर लिया वो किस दिन कर लिया? 28 फरवरी। और वो एक और फॉरवर्ड क्या किया कि 1 महीने बाद आपको येन हम सेल करेंगे, उसका भी एक रेट तय हो गया। अब इससे कम से कम ये टेंशन हमारी खत्म हो गई कि पता नहीं 1 महीने बाद स्पॉट क्या होना। अब उसको अगर चाहें तो 28 फरवरी को कैश ले दे के सेटल कर ले, डिस्काउंटिंग करके, यानी जो आंसर आएगा उसको डिस्काउंट करके। लेकिन बीएफडी के सवालों में ये डिस्काउंटिंग नहीं होती, मतलब सीएफए में मैं नहीं करता तो उसकी बकायदा वैल्यूएशन होती है, उस पर डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन बीएफडी के सवालों में डिस्काउंटिंग नहीं होती। बस इतना पूछता है कि अब मामला जब सेटल होगा तो क्या होगा। यानी 28 फरवरी को हमें ये पता चल गया कि हमने टाइम बम लगा दिया। अब जब 31 मार्च का दिन आएगा तो एक सेल का फॉरवर्ड है और एक परचेज का फॉरवर्ड है, वो दोनों आपस में ऑफसेट होंगे, और जो नेट इन या आउट होगा
वो जाके बैंक को हम पे या रिसीव कर लेंगे। यानी फर्क सिर्फ इतना पड़ने लगा है कि ये जो काम हो रहा था ये किस पे क्लोज हो रहा था, स्पॉट पे। अब ये एक अपोजिट फॉरवर्ड रिमेनिंग पीरियड पे, उस पे क्लोज होगा। कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। 28 फरवरी को पैसे, ये नेट पैसे, ये अगर 28 फरवरी को देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू देंगे। मतलब अगर बहुत बारीकी में जाए ना, बहुत बारीकी में, तो ये जो फिगर्स हैं ये तो 31 मार्च की फिगर्स हैं। तो अगर अभी सेटल करना चाहेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेटल करेंगे। लेकिन बीएफडी के सवालों में इतनी गहराई नहीं होती। बस इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है कि नेट टोटल हमें क्या इन या आउट होगा। सेम है, यानी जो अभी किया था सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि इस पे हम क्लोज आउट कर रहे थे उस दिन के स्पॉट पे, अब हम क्लोज आउट करेंगे फॉरवर्ड के साथ ही अपोजिट, लेकिन रिमेनिंग पीरियड। कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, बस स्पॉट की बजाय एक और फॉरवर्ड हो गया होगा। अगर रिमेनिंग पीरियड रहता है अभी और फिर क्लोज आउट कर रहे हैं, अगर ना रिमेनिंग पीरियड रहता होता, एन मौका आ जाता, तो स्पॉट से क्लोज आउट करना। अच्छा, क्लोज आउट करना कैसे, अपोजिट से। अगर एन मौका आ गया होता तो स्पॉट पे क्लोज आउट करते, और अगर महीने 2 महीने पहले ही पता चल जाएगा तो रिमेनिंग पीरियड के अपोजिट फॉरवर्ड से क्लोज आउट करेंगे। लेकिन क्लोज आउट की कैलकुलेशन यही होगी। ये बात मैंने अंग्रेजी में लिखने की कोशिश की है, वैसे देखें अगर काम की लगती है तो। पेज 349, क्लोजिंग आउट फॉरवर्ड, ये सारा पढ़ लें, इस पेज से लेके अगले पेज तक जा रहा है। क्या फ्यूचर एक डिफरेंट चीज है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है। हाँ जी, अंग्रेजी पढ़ लें। अच्छा, इसका ना एक बड़ा जामी किस्म का सवाल है, बहुत जबरदस्त।
बड़ी गहराई तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला है। वही पूछ रहा हूं कि 2 हल है मेरे पास। वो सवाल करना तो वो आपने, क्योंकि मैं कराऊंगा तो वो मेरी लर्निंग होगी, मुझे तो पहले ही आता है, तो इसलिए लर्निंग तो आपकी चाहिए। अब 2 हल हैं, या तो अगली क्लास में वो यही सवाल आप सॉल्व करें और डिस्कस करके फिर फ्यूचर पे चलें, या आप होमवर्क कर लेना और कल डिस्कस कर लें और मैं फ्यूचर पढ़ाऊं। है क्या तीसरी ऑप्शन? हाँ हाँ, होमवर्क करूंगा, होमवर्क करेंगे तो डिस्कस ही करूंगा। हो गया तो डिस्कस नहीं आपने इग्नोर किया पहले तो क्लास मिलती क्या होमवर्क क्यों वैसे? पूरे नंबर आने हैं सर इसी क्योंकि अगर कर लेंगे तो फिर ही फायदा है, अगर फिर छोड़ के मैंने ही कल डिस्कस करना है तो मैं भी कर लूंगा डिस्कस। लेकिन सवाल बड़ा जामे किस्म का सवाल है। ये जून 8 का सवाल है, उसके बाद ये कोई 5 साल बाद रिपीट भी हुआ था, लेकिन है बड़ा अच्छा सवाल। क्वेश्चन 5, मोमिन इंडस्ट्रीज। मोमिन इंडस्ट्रीज क्वेश्चन 5 जून 8। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, इसमें वो कमीशन भी है, फॉरवर्ड कमीशन भी है इसमें। इसमें फॉरवर्ड सादा भी है, क्लोज आउट भी है, एन मौके पे क्लोज आउट भी है, रिमेनिंग पीरियड का क्लोज आउट भी है, बहुत वैरायटी है इसमें फॉरवर्ड की। तो ये अगर आप कर लेते ना तो फॉरवर्ड के आप चीते हो जाएंगे। नहीं नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड है, ये सिर्फ फॉरवर्ड का सवाल है। ठीक है, चले ठीक है।